हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द फंडामेंटल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी श्वसन तंत्र। इस रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन होता क्या है, किस लिए इसकी ज़रूरत होती है और रेस्पिरेशन प्रोसेस होती क्या है। ठीक है। रेस्पिरेशन एक तरह से हमारी बॉडी का वो ऑर्गन होता है या फिर बॉडी का वो स्ट्रक्चर होता है जो आपकी गैसेस के एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। इसका काम क्या होता है, देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो उसकी बॉडी में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम कर लिया तो डाइजेस्ट हो गया। जो कुछ भी बॉडी जो डाइजेस्ट करना था वो सारा न्यूट्रिशन ले लिया। तो न्यूट्रिशन जो है, जो मॉलिक्यूल है आपका, ग्लूकोज हुआ, प्रोटीन हुआ, ये सब जो हुए इनको और स्मॉलर फॉर्म में ब्रेक करना होगा ताकि एनर्जी इनसे निकाली जाए। ठीक है। क्योंकि हमको हमारी बॉडी को मूवमेंट करने के लिए क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी कैसे होगी, इन मॉलिक्यूल्स को और ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करके, जब हम ब्रेक करेंगे तो उसके साथ एनर्जी भी निकलती है। तो हम ह्यूमन रेस्पिरेशन को अगर कंसिडर करें तो देखो, ये जो ग्लूकोज है मान लिया, तो ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। अब साइटोप्लाज्म में क्या होगा, साइटोप्लाज्म में एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज है आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल यानी कि जिसको पायरूवेट कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। उसके साथ साथ आपकी एनर्जी निकलेगी। इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करती है हमारी बॉडी। दूसरा क्या होता है कि ये जो पायरूवेट है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में और हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से ब्रेकअप भी हो जाता है ये, और सिंपलर फॉर्म में। हम जैसे कि आप, अगर ऑक्सीजन नहीं है, मान लिया कि बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, उसको जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन नहीं होती उसको क्या कहते हैं, एनारोबिक प्रोसेस कहते हैं। मान लिया ऑक्सीजन नहीं है तो उसमें ये पायरूवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका 2 कार्बन मॉलिक्यूल यानी कि इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इथेनॉल के साथ क्या निकलेगी, आपकी एनर्जी निकलेगी। तो इस एनर्जी को यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है। ये कहाँ पे होती है, ये पायरूवेट का कन्वर्जन, इथेनॉल में कन्वर्जन जो होता है, ये आपका ईस्ट, एक आपका ऑर्गेनिज्म होता है उसमें होता है, यूटिलाइज होता है। दूसरा हुआ आपका, मान लिया थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन है तो इसमें पायरूवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लैक्टिक एसिड में हो जाता है कन्वर्ट। ठीक है। लैक्टिक एसिड के साथ साथ क्या निकलेगी, इसमें भी एनर्जी निकलती है, ये भी एनर्जी यहाँ पे निकल गई। तीसरा होता है कि अगर ऑक्सीजन, इनफ क्वांटिटी में ऑक्सीजन हमारी मिल गई तो क्या करेगा, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके साथ है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में एनर्जी निकलती है, जिस एनर्जी को हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। ठीक है। ये जो एनर्जी है इन दोनों की कंबाइंड एनर्जी से भी बहुत ज़्यादा होती है। ये जो लैक्टिक एसिड वाला जो पायरूवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, कहाँ पे होता है, ये हमारा मसल्स में होता है। और जहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कहाँ पे होता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये जो एनर्जी आपकी निकली है ना, ये एनर्जी, ये एनर्जी आपकी एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम क्या है, एटीपी। इस एटीपी को सिंथेसाइज करने में ये एनर्जी आपकी यूटिलाइज हो जाती है। ये एटीपी का क्या काम है, अब एटीपी जो है हमारी एनर्जी करेंसी है, मतलब मेनली जैसे हमारी मनी है जो वो करेंसी होती है, पैसा है जो हमारी करेंसी है, तो उसी तरह एटीपी भी हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। वो एनर्जी को डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब जहाँ जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है ये। जैसे यूज़ होता है ये, जैसे कि ये जो एनर्जी यहाँ पे मिली तो ये क्या करेगी, इस एटीपी को क्या करेगी, सिंथेसाइज करेगी। सिंथेसाइज होने के साथ क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा और मतलब एनर्जी बनाएगा ब्रेक होके। ये एनर्जी कहाँ पे यूज़ होगी, जो जो बॉडी में एंडोथर्मिक रिएक्शंस है ना, जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ पे एटीपी उतनी क्वांटिटी में आपकी एनर्जी प्रोवाइड करवा देता है। अब ये एटीपी बनता कैसे है, हमारी बॉडी में जो एडीपी होता है ना उसके साथ अगर फॉस्फेट कंबाइन हो जाए तो क्या होगा, ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है और फॉस्फेट जो है आपका बाहर निकल जाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है सेल्स में और प्रोसेसेस में यूटिलाइज हो जाता है। तो रेस्पिरेशन का ये था स्टार्टिंग, कि केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रोसेस कैसे होती है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा कैसे काम करता है, देखो, सबसे पहले जो है हमारी नेजल से या नॉस्ट्रल से आपकी एयर आएगी। यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे फाइन हेयर होते हैं, बालों हेयर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं इस एयर को ताकि कोई फॉरन फॉरन जो क्या कहते हैं पार्टिकल जो है इसमें एंटर ना कर सके। ठीक है। उसके बाद ये जाएगा आपका यहाँ से होता हुआ, यहाँ पे क्या होता है, ग्लोटिस होता है। ये जो एयर के लिए होता है जनरली ग्लोटिस, ये एयर से मतलब इसमें एयर जानी चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, ओरल कैविटी जो होती है, हम लोग खाना खाते हैं
तो क्या होगा, अगर हम खाना खाएंगे तो खाना खाने के साथ हम स्वेलो से नीचे जाएगा, वो क्या करता है, वो अगर इधर चला गया ना तो हमको सांस लेने में मतलब ये सांस जो है वो रुक जाती है, एयर फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो डेथ हो जाती है। कभी कभी देखा हो तो हमने हमारे साथ भी हो जाता है, खाना खाते खाते कई बार ये खुला रह जाता है, तो इसमें आपका जो टुकड़ा है खाने का वो फंस जाता है, वो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये इस जो खाना जो है हमारा इसमें ना पहुंचे उसके लिए क्या होता है, एक जाली टाइप की चीज होती है, ये क्या होता है, कवरिंग होती है, एपिग्लोटिस। जनरली ग्लोटिस होता है, ये जो होती है ये कवरिंग होती है, तुरंत इसको कवर कर देती है, जैसे ही आपका स्वेलिंग मतलब खाना खा रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई ग्लोटिस से होनी चाहिए, मतलब एयर की, और आपका खाना जो है ये यहाँ से ग्लोटिस से बचना चाहिए, ग्लोटिस उस टाइम पे बंद होना चाहिए और एपिग्लोटिस से, और फिर आपका धीरे धीरे नीचे जाता है। और जो एयर है यहाँ से जाएगी आपकी सॉरी, फेरिनिक्स और लैरिनिक्स दोनों में, ठीक है। ये दो यहाँ से होती है आपकी कार्टिलेज में हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रेकिया कहते हैं। ये कार्टिलेज फॉर्म क्यों बनाई, क्यों है, ताकि जो एयर है एक कोलेप्स ना हो जाए, क्योंकि अगर हम सिंपल प्लेन पाइप जैसे फॉर एग्जांपल के लिए प्लेन पाइप जैसा यूज कर लेते हैं, तो उसमें एयर के कोलेप्स होने के चांसेस होते हैं, एयर पीछे तक पहुंच नहीं पाएगी। तो इसलिए ये थोड़ी सी रिंग फॉर्म में होती है, ताकि आपकी ऑक्सीजन जो है, ये एयर जो है प्रॉपर मात्रा में पहुंच जाए। अब जो एयर यहाँ पे आई, तो ये आपके लंग्स जो हैं, लंग्स में जाके स्मॉलर वेसल्स जो होती हैं, और स्मॉल वेसल्स में जाके पहुंचती जाती है, उससे पास होती हुई क्या होती है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसमें पहुंच जाती है। ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसको इसे क्या कहते हैं, इसको एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली ही वो प्लेस है जहाँ पे क्या है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस का मतलब एक्सचेंज मतलब जो हमारे टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड आई, वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ले ली जाती है और ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाती है, ऑक्सीजन। और ये जो हमारी जो ब्लड है, ठीक है, उसमें आरबीसी होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छी एफिनिटी होती है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाती है आपकी ब्लड के साथ, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर आपका दोबारा हार्ट में चला जाता है, हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स में भेजता है। और डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता है, इसका यूटिलाइजेशन होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलती है वो आपकी दोबारा यहाँ पे रिसर्कुलेट होके निकल जाती है बाहर, ठीक है, एक्सेल हो जाती है। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रोसेस थी। तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रोसेस पढ़ ली। अब ये देखो वही प्रोसेस है, सिंप्लीफाई, जैसे ब्रेक डाउन होना है सबसे पहले, फिर उसका कन्वर्शन होगा, फिर आपके नोज से या नॉस्ट्रल से एयर का इनटेक हो जाएगा, फिर वो डिफरेंट पासेस से पास करेगी और आपकी कहाँ पे जाके रुक जाएगी, एल्वियोली में जाके रुक जाएगी, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। उसके बाद है इससे रिलेटेड डिजीज कौन कौन सी है। सबसे पहली जो डिजीज है वो है ब्रोंकाइटिस। दूसरी कौन सी है, ब्रोंकाइल अस्थमा। ब्रोंकाइल अस्थमा होता है कि आपका फॉरेन सब्सटेंस जो होता है आपके ब्रोंकाई में जाके स्ट्राइक करता है, वो इतनी सेंसिटिव हो जाती है उस टाइम पे ब्रोंकियो, कि आप उस फॉरेन सब्सटेंस से इतनी ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाती है कि उसके टच करते ही ये आपको स्नीजिंग वगैरह और ये प्रॉब्लम होने लगती है, अस्थमा जैसा अटैक। तीसरा होता है एम्फाइसेमा। ये जनरली होती है सिगरेट की वजह से। सिगरेट आप सिगरेट या धूम्रपान जैसे भी होता है, वो हम लोग यूज ज़्यादा पीते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसका मतलब फूलने लगता है ये अंदर से, ठीक है। तीसरा क्या है, निमोनिया। ये क्या होता है, इन्फेक्शन होता है एक तरह से लंग्स में, एंटीबायोटिक से इसे सही किया जा सकता है। एक होती है ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज होती है, कई बार माइंस वगैरह में जो होते हैं, कुछ एलिमेंट जो होते हैं हमारे लंग्स में एंटर कर जाते हैं, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है इसको मतलब अलग नहीं कर पाता है, और ये क्या होता है, इनका साइज जो होता है लंग्स का, उनका साइज बड़ा होता जाता है, मतलब बहुत साइज एक्सपेंड होता जाता है, और एक टाइम पे ये लंग्स को क्या कहते हैं, फेल हो जाते हैं। एक ये आपका बर्ड फ्लू है, ये वायरस, और आपका कोरोना वायरस, टीबी, डिप्थेरिया, स्वाइन फ्लू और पर्टेसिस, ये सारी डिजीज जो होते हैं आपके रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। और मिसलेनियस फैक्ट में आपका माना जाए तो एक, अगर हम जैसे ही हम इनहेल करेंगे तो रिब्स क्या है हमारी, एक्सपेंड होंगी। जैसे ही रिब्स आपकी एक्सपेंड होंगी तो क्या होगा, आपका डायफ्राम जो होता है, रिब्स लिफ्ट होंगी, रिब आपकी लिफ्ट होगी, और डायफ्राम क्या है आपका, एक्सपेंड होता है। डायफ्राम एज इट इज आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रोसेस नहीं है, बस इसका बस ये एक्सपेंड हो जाता है जैसे ही आपकी रिब्स होंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि
ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। दूसरा क्या है, एस्फाइक्सिया। एस्फाइक्सिया होता है आपका कि आपके चौक हो जाते हैं ये लंग्स, जो है उससे डेथ भी हो जाती है। अगला एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, क्या है वो, रेस्पिरेशन कितना होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जनरली हमारी हार्ट बीट का 1/4 होता है। जैसे कोई न्यूबॉर्न बेबी है, उसका ये जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 40 पर मिनट होता है। जब वो 1 साल का हो जाता है तो 30 हो जाता है पर मिनट। 2 से 5 साल के का कितना होता है, 24। उसके बाद कितना होता है, 18 पर मिनट हो जाता है। तो ये कुछ मिसलेनियस फैक्ट थे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।